अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो अब साइंस पढ़ना और रिवीजन करना होने वाला है पहले से कहीं ज़्यादा आसान। अब पढ़ाई होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जहां हर कॉन्सेप्ट को शानदार एनिमेशन के जरिए समझाया जाएगा। हम आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाते हैं, ताकि एग्जाम के समय हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बना रहे। अगर आप भी एआई के जरिए साइंस या किसी भी सब्जेक्ट को तेज़ी से और आसानी से रिवाइज करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई को बनाइए आसान, मज़ेदार और दमदार। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की गहराई में उतरेंगे। नमस्ते। हाँ, ये एक ऐसा अध्याय है जो हमें बताता है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ नोट्स हैं और हम इन नोट्स को पन्ने दर पन्ने, लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ, हमारा मकसद है कि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक क्लास में समझा जाता है। चलिए, तो फिर पहले पन्ने से शुरू करते हैं। जी, तो पहली हेडिंग है विभिन्नताओं का संचयन और वंशागत लक्षण, वेरिएशंस और इनहेरिटेड ट्रेट्स। पीडीएफ में लिखा है मुख्य बिंदु, विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती हैं। हाँ, इसका आसान मतलब है जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें अपने माता पिता से कुछ छोटे मोटे अंतर होते हैं। ये अंतर अगली पीढ़ी में भी जाते हैं और धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। अच्छा, तो अगला पॉइंट है, पीडीएफ में लिखा है संचयन कैसे होता है। पहली पीढ़ी की विभिन्नताएं दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, जहां कुछ और नई विभिन्नताएं जुड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल, इसका आसान मतलब है एक पीढ़ी के जो बदलाव हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं और उनमें कुछ नए बदलाव जुड़ जाते हैं, और ऐसा मतलब हर पीढ़ी में होता रहता है। तो इन विभिन्नताओं का कोई फायदा भी है? पीडीएफ में लिखा है, विभिन्नता का लाभ, प्रकृति में आए बदलावों के अनुसार कुछ विभिन्नताएं जीवों को जीवित रहने में मदद करती हैं। सही। इसका आसान मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, ये कभी-कभी जीवों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, जिससे वो बदलते माहौल में भी जिंदा रह पाते। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, अगला ही पॉइंट है, पीडीएफ में लिखा है उदाहरण, गर्मी सहने की क्षमता वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बचने की संभावना अधिक होती है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए गर्मी बढ़ जाए तो जिन बैक्टीरिया में गर्मी सहन करने की ताकत होगी सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक चित्र भी है। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पहली पीढ़ी जनरेशन 1 में एक जीवाणु है। दूसरी पीढ़ी जनरेशन 2 में वह 2 में बढ़ जाता है और उनमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, जिसे अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। सही। और तीसरी पीढ़ी जनरेशन 3 में ये जीवाणु फिर से बढ़ते हैं और बदलाव और भी बढ़ जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हैं। बिल्कुल, चित्र से ये एकदम साफ समझ में आ रहा है। अब दाईं ओर देखते हैं, हेडिंग है वंशागत लक्षण यानी इनहेरिटेड ट्रेट्स। जी। पीडीएफ में लिखा है वे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। हाँ, इसका आसान मतलब है, ये वो गुण होते हैं जो हमें जन्म से ही अपने मम्मी पापा से मिलते हैं। जैसे पीडीएफ में लिखा है उदाहरण, कर्णपाली मतलब ईयरलोब का जुड़ा होना या स्वतंत्र होना। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका आसान मतलब है, जैसे किसी के कान का जो निचला हिस्सा होता है वो सिर से जुड़ा होता है और किसी का अलग यानी लटका हुआ होता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, 2 कान हैं, एक के नीचे लिखा है स्वतंत्र कर्णपाली फ्री ईयरलोब, जिसमें कान का निचला हिस्सा अलग से लटका हुआ है। और दूसरे चित्र के नीचे लिखा है जुड़ी कर्णपाली अटैच्ड ईयरलोब, जिसमें कान का निचला हिस्सा चेहरे की त्वचा से सीधे जुड़ा हुआ है। सही, ये क्लासिक वंशागत लक्षण है। चलिए अब अगले पन्ने पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग है मेंडल का पहला प्रयोग, एक संकर संकरण, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हाँ, जेनेटिक्स की नींव। पीडीएफ में लिखा है प्रयोग, मेंडल ने एक लंबे पौधे टीटी और एक बौने पौधे टीटी के बीच संकरण कराया। जी, इसका आसान मतलब है, मेंडल ने मटर के एक लंबे और एक छोटे पौधे को आपस में क्रॉस कराया। तो नतीजा क्या निकला? पीडीएफ में लिखा है F1 पीढ़ी, परिणाम, सभी पौधे लंबे टीटी हुए, बौनापन अप्रभावी लक्षण रिसेसिव ट्रेट है जो F1 में छिप गया। ये बहुत चौंकाने वाला था उस समय। इसका आसान मतलब है, पहली पीढ़ी में पैदा हुए सारे के सारे पौधे लंबे थे, बौनेपन का गुण कहीं दिखाई नहीं दिया। वो छिप गया है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर आगे क्या हुआ?
पीडीएफ में लिखा है F2 पीढ़ी परिणाम। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे और 1/4 पौधे बौने मिले। यही असली खोज थी। इसका आसान मतलब है, जब पहली पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में 3/4 पौधे तो लंबे निकले, लेकिन 1/4 पौधे बौने भी निकले। वो छिपा हुआ गुण वापस आ गया। वाह! तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? पीडीएफ में लिखा है निष्कर्ष, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को व्यक्त करता है, जैसे T। हाँ, इसका आसान मतलब है, जो गुण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं, जैसे कि लंबापन। और दूसरा, पीडीएफ में लिखा है अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिपा रहता है, जैसे T। सही। इसका आसान मतलब है, जो गुण पहली पीढ़ी में छिप जाता है और दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी कहते हैं, जैसे कि बौनापन। यहाँ इसका भी एक चित्र है। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सबसे ऊपर एक लंबा पौधा T और एक बौना पौधा TT है। ये P पीढ़ी है, यानी पेरेंट पीढ़ी। हाँ। इनके क्रॉस से F1 पीढ़ी बनती है, जिसमें सभी पौधे लंबे हैं। फिर इनमें स्वपरागण होता है, जिससे F2 पीढ़ी बनती है। और F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में 4 पौधे दिखाए गए हैं, 3 लंबे TT और एक बौना TT, जिनका अनुपात 3 लंबे 1 बौना है। बिल्कुल, ये 3.1 का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रयोग पर। अगली हेडिंग है मेंडल का दूसरा प्रयोग, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। पीडीएफ में लिखा है प्रयोग। इस बार मेंडल ने 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया, गोल और पीले बीज वाले पौधे RRYY और झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे RRYY। हाँ, इसका आसान मतलब है, मेंडल ने अब 2 गुणों को एक साथ लिया। एक तो बीज का आकार, गोल या झुर्रीदार, और दूसरा बीज का रंग, पीला या हरा। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ? पीडीएफ में लिखा है F1 पीढ़ी परिणाम, सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले थे। इससे पता चला कि गोल और पीला रंग प्रभावी लक्षण है, बिल्कुल पहले प्रयोग की तरह। इसका आसान मतलब है, पहली पीढ़ी में सारे बीज गोल और पीले रंग के थे, जिससे ये पता चल गया कि ये दोनों गुण प्रभावी हैं। और F2 पीढ़ी, पीडीएफ में लिखा है F2 पीढ़ी परिणाम। जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन भी मिले। यही सबसे दिलचस्प बात थी। इसका मतलब है, जब पहली पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे पौधे भी मिले जिनके गुण उनके माता पिता से बिल्कुल अलग थे, नए कॉम्बिनेशंस। तो इसका निष्कर्ष क्या था? पीडीएफ में लिखा है निष्कर्ष, बीजों का आकार गोल झुर्रीदार और उनका रंग पीला हरा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी खोज थी। इसका आसान मतलब है, बीज का आकार कैसा होगा इसका उसके रंग से कोई लेना देना नहीं है। दोनों गुण बिल्कुल अलग अलग अगली पीढ़ी में जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सा चार्ट भी दिखाया गया है। हाँ, ये पनेट स्क्वायर है। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक RRYY यानी गोल पीले बीज का क्रॉस RRYY यानी झुर्रीदार हरे बीज से होता है। इससे F1 पीढ़ी में RRYY बनता है। फिर एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें F2 पीढ़ी के नतीजे हैं। इसमें 9 गोल पीले बीज हैं जो पेरेंट जैसे हैं। हाँ, फिर 3 गोल हरे बीज हैं जो एक नया संयोजन है, नया कॉम्बिनेशन। सही। फिर 3 झुर्रीदार पीले बीज हैं, ये भी नया संयोजन है, और आखिर में सिर्फ एक झुर्रीदार हरा बीज है। तो ये 9.3.3.1 का अनुपात मिला। अब सवाल ये है कि ये लक्षण आखिर व्यक्त कैसे होते हैं। तो अगली हेडिंग है लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, जीन, DNA और प्रोटीन। हाँ, अब हम असली मशीनरी को समझेंगे। यहाँ चित्र में एक प्रक्रिया दिखाई गई है। DNA से जीन बनता है जो प्रोटीन बनाने की सूचना देता है। फिर जीन से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से हार्मोन बनता है, और हार्मोन लक्षणों को नियंत्रित करता है, जैसे पौधे की लंबाई। ये पूरी चेन ऑफ कमांड है बेसिकली। हाँ, तो पीडीएफ में लिखा है बुनियादी तंत्र, मैकेनिज्म। ओके। पहला पॉइंट पीडीएफ में लिखा है जीन। ये कोशिका की डीएनए का वो हिस्सा है जिसमें किसी एक प्रोटीन को बनाने की सूचना होती है। बहुत सही। इसका आसान मतलब है,
जीन डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो बस ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, एक तरह का निर्देश है। और फिर प्रोटीन क्या करता है? पीडीएफ में लिखा है प्रोटीन ही विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। हाँ, इसका आसान मतलब है यही प्रोटीन हमारे शरीर के अलग अलग गुणों जैसे हमारी लंबाई या आंखों का रंग, इन सबको कंट्रोल करते हैं। अच्छा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पीडीएफ में लिखा है, लैंगिक जनन करने वाले हर जीव के प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां यानी कॉपीज होती हैं, एक मां से और एक पिता से। हाँ, इसका आसान मतलब है हमारे अंदर हर गुण के लिए जीन के 2 सेट होते हैं, एक हमें मां से मिलता है और दूसरा पिता से। और ये जीन कहाँ होते हैं? पीडीएफ में लिखा है ये जीन गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। सही? इसका आसान मतलब है ये जीन गुणसूत्रों नाम की संरचनाओं पर मतलब मौजूद होते हैं। चलिए अब एक और बड़ी पहेली सुलझाते हैं। अगला विषय है पहेली सुलझी, मानव में लिंग निर्धारण। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। पीडीएफ में लिखा है गुणसूत्रों की भूमिका। जी, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब है इंसानों की हर कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 के जोड़ों में होते हैं। पीडीएफ में लिखा है 22 जोड़े नर और मादा में एक समान होते हैं। हाँ, इसका आसान मतलब है इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े पुरुष और महिला में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। तो फर्क कहाँ है? पीडीएफ में लिखा है 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। बिल्कुल, इसका आसान मतलब है जो आखिरी 23वां जोड़ा होता है वही ये तय करता है कि कोई पुरुष होगा या महिला। अच्छा, तो ये लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? पीडीएफ में लिखा है मादा, फीमेल, दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, XX। हाँ, आसान मतलब है महिलाओं में 23वां जोड़ा XX होता है। और नर में? पीडीएफ में लिखा है नर मेल एक X गुणसूत्र और एक छोटा Y गुणसूत्र होता है, XY। सही। इसका मतलब है पुरुषों में 23वां जोड़ा XY होता है। तो फिर निर्धारण कैसे होता है? पीडीएफ में लिखा है संतान को मां से हमेशा X गुणसूत्र ही मिलता है। हाँ, ये तो जाहिर है क्योंकि मां के पास सिर्फ X ही है, तो इसका आसान मतलब है बच्चे को उसकी मां से हमेशा X गुणसूत्र ही मिल सकता है और कुछ नहीं। तो फिर सारा दारोमदार पिता पर है। पीडीएफ में लिखा है संतान का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगर पिता से X मिला, संतान लड़की XX होगी। अगर पिता से Y मिला, संतान लड़का XY होगी। एकदम सही। इसका आसान मतलब है बच्चे का लिंग इस बात से तय होता है कि उसे पिता से X मिला है या Y। अगर X मिला तो लड़की होगी और अगर Y मिला तो लड़का। यहाँ चित्र में भी यही दिखाया गया है। नर XY से X और Y वाले 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं और मादा XX से सिर्फ X वाले अंडाणु बनते हैं। जब पिता का X शुक्राणु मां के X अंडाणु से मिलता है तो लड़की XX बनती है और जब पिता का Y शुक्राणु मां के X अंडाणु से मिलता है तो लड़का XY बनता है। हाँ, चित्र से ये 50-50 का चांस बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलिए अब हम आखिरी पन्ने पर आ गए हैं। इस अध्याय का सार, हेडिंग है अध्याय का सार, हमने क्या सीखा? एक क्विक रिकैप। पहला पॉइंट, पीडीएफ में लिखा है जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशागत हो सकती हैं और ये जीव की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल में सहायक हो सकती हैं। जी। इसका आसान मतलब है जो बदलाव पैदा होते समय आते हैं वो अगली पीढ़ी में जा सकते हैं और जीवों को जिंदा रहने में मदद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पीडीएफ में लिखा है लैंगिक जनन वाले जीवों में एक लक्षण के लिए जीन के 2 प्रतिरूप यानी कॉपीज होते हैं। जो लक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहते हैं। हाँ, इसका आसान मतलब है हर गुण के लिए 2 जीन होते हैं, एक प्रभावी जो दिखता है और एक अप्रभावी जो छिप जाता है। तीसरा पॉइंट, पीडीएफ में लिखा है विभिन्न लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं जिससे संतानों में नए संयोजन उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, इसका आसान मतलब है अलग अलग गुण एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते और अगली पीढ़ी में अलग अलग तरीकों से जा सकते हैं जिससे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और आखिरी पॉइंट, पीडीएफ में लिखा है मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से X गुणसूत्र मिला है या Y गुणसूत्र। हाँ, इसका सबसे सीधा मतलब है बच्चे का लड़का या लड़की होना पूरी तरह से पिता से मिलने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो ये था इस अध्याय का सार। हमने समझा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव यानी विभिन्नताएं
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, कैसे मेंडल के प्रयोगों से हमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का पता चला और कैसे मानव में लिंग का निर्धारण होता है। हाँ, ये सोचना वाकई कमाल है कि ये सब नियम कितने सटीक हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे डीएनए में लिखे छोटे छोटे निर्देश पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ हमारे रूप रंग बल्कि हमारे अस्तित्व को भी तय करते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी जानकारी का कोड और उससे पूरी जिंदगी तय हो जाती है। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।